हेलो फ्रेंड्स। जो हम लोग मॉक टेस्ट की सीरीज कर रहे थे उसी के क्रम में आज हम लोगों का नेक्स्ट मॉक टेस्ट है। इसमें हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमें आउट ऑफ सिलेबस लगते हैं, जैसे न्यूमैन की थ्योरी, सिमेट्री या इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इस टाइप की जो थ्योरीज हैं लेकिन एग्जाम में कभी ना कभी ज़रूर पूछ ली जाती हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी आज के जो मॉक टेस्ट में है उसमें रखा गया है। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नलिखित अक्षरवक के किस समूह में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममित रेखाएं हैं? जब भी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आएगा तो हमेशा आप लोग याद रखिए XHO। क्षैतिज का मतलब होता है इस तरीके से और ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है इस तरीके से। मतलब दोनों तरीके से जो सममित रेखा हो तो XHO को अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसे भी सममित रेखा आएगी, ऐसे भी आएगी। H को देखेंगे तो ऐसे भी एक सममित रेखा बन सकती है, एक ऐसे बन सकती है। ओ में ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। संख्या 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। तो सेम 96 को गुणनखंड कर लेंगे। लास्ट जो हम लोगों ने पेपर डिस्कस किया था उसी की तरह है। 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, यानी गुणनखंड हो गया हमारा 1 2 3 4 5, यानी 2 की घात 5 गुणे 3 की घात 1। अब हम लोग क्या करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं। 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4 प्लस 2 की घात 5, और इसको गुणा कर देंगे। सेम इधर भी यही चीज करेंगे। 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, चूंकि यहाँ एक पर था, एक तक था तो एक तक हम लोगों ने लिखा। किसी की भी घात 0 है मतलब 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32। इधर हो जाएगा हमारा 1 प्लस 3, तो 2 1 3 4 7 8 15, 15 16 31, 31 और 32 63 हो गया। 63 गुणे 4 तो 4 तिया 12, 6 चौक 24, 1 25, 252 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो सिंपली हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। फिर जो घात होती है जैसे 5 तक है तो 0 से लेके हम लोग 5 तक लेके जाएंगे। जितना भी घात होगी 0 से स्टार्ट करके वहां तक लेके जाएंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया जिसका क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसी तार को मोड़कर एक आयत बनाया जाए जिसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो उस आयत की लंबाई क्या होगी? तो सबसे पहले आयत को मोड़ा गया है और वर्ग बनाया गया जिसका क्षेत्रफल 81 है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल हम लोगों को दे रखा है, वर्ग का एरिया हमको दिया है 81। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बराबर 81, तो ए की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे 9, यानी जो तार की लंबाई है वो हमको पता चल गई 9 सेंटीमीटर है। भुजा जो वर्ग है, वर्ग की एक भुजा में पता चल गई 9 सेंटीमीटर है। तो अब हम लोग तार की लंबाई निकाल लेंगे, क्योंकि तार जो है इस तरीके से रहेगा पूरा तार की लंबाई। तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है तो 4 गुणे 9 जो 36 हो गया। तार की लंबाई अब हमें पता चल गई, तार की लंबाई जो हो गई वो 36 हो गई, क्योंकि लंबाई जो है यहाँ से चलेंगी पूरी यहाँ तक लंबाई होगी और यही हमारा परिमाप होगा। परिमाप और लंबाई बराबर होती है 36 सेंटीमीटर, हमें तार की लंबाई पता चल गई। अब कह रहा उसी तार को मोड़कर आयत बनाया गया है, यानी आयत का परिमाप भी सेम रहेगा 36 रहेगा, जिसकी चौड़ाई 8 है। तो आयत का परिमाप की बात की जाए तो आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब परिमाप सेम रहेगा तार की लंबाई के बराबर, 36 बराबर 2, लंबाई पता नहीं हमें निकालनी है, चौड़ाई में 8 पता है, लिख देंगे। 2 से डिवाइड किया 18, तो 18 बराबर L प्लस 8, तो L बराबर 18 माइनस 8, तो L आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल 81 था, वर्ग की भुजा हम लोगों ने निकाल दी 9 सेंटीमीटर, तो वर्ग की एक भुजा ये वाली आ गई 9। टोटल हमको लंबाई निकालनी थी इसकी तार की, तो हम लोगों ने परिमाप निकाल लिया, 36 सेंटीमीटर पता चल गया। अब ये आयत का परिमाप के बराबर होगा क्योंकि तार की लंबाई सेम रहेगी, तो इससे हम लोगों ने लंबाई कैलकुलेट कर लिया, 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर निकालना है। तो सबसे छोटी भिन्न, जब भी हम भिन्न में देखेंगे अंतर एक का है, यहाँ पर देखिए सब में अंश और हर में एक का अंतर है, तो जिसका जो अंश है वो छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी, जैसे 2/3 सबसे छोटी हो गई, और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी, जैसे 9/8 बड़ी हो गई। अब दोनों का अंतर निकालना है तो बड़े में से छोटा घटा देंगे, 9/8 माइनस 2/3, तो यहाँ पर 24 हो गया एलसीएम, 8 या 24, 9 या 27, 3 अठे 24, 8 दूनी 16, तो ये हो गया 11। 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11/24 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे गलत यहाँ पे टाइप हो गए हैं, 11/24 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जब भी ऐसा हमारा आएगा तो सबसे पहले अंश और हर में अंतर देखेंगे, अगर एक आ रहा है, सभी में एक आ रहा है,
तो जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी हो जाएगी, जैसे 2/3 हो गई। जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी, जैसे 9/8 हो गई। दोनों का अंतर हम लोगों ने निकाल दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। नदीम के पास 5 दर्जन टाफियां हैं, यानी 5 × 12, उसके पास टोटल टाफियों की संख्या 60 हो गई। इनका 1/3 भाग रवि को, तो रवि को 1/3 यानी 60 का 1/3 निकाल देंगे तो 20 दे दी। 2/5 राहुल को, तो राहुल की अगर बात की जाए तो 60 का 2/5, तो 5 से डिवाइड करेंगे 12, 12 दूनी 24 राहुल को। और 1/12 काजोल को, तो काजोल को उसने दी 1/12 यानी 60 × 1/12, तो 12 से डिवाइड किया, 12 पंचे 60। तो अब उसके पास कितनी टाफियाँ बची? 20, 24, 5, यानी 20, 24, 44, 44, 5, 49 टाफियाँ उसने बांट दी। 60 टाफियाँ थी, 49 बांट दी, तो 11 बचा, यानी उसके पास टाफियों की संख्या 11 बची। सिंपली 5 दर्जन थी, यानी 60 टाफियाँ थी। रवि को 1/3 यानी 20, राहुल को 2/5 यानी 24, काजोल को 1/12 यानी 5, सबको जोड़ लिया 49 हो गया। 60 टाफियाँ थी, 49 बांट दी, यानी 11 उसके पास शेष बची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को 1:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु पर 7:30 पर पहुंची। यात्रा में लगा समय, तो 13:15 पे चली, तो 13:15 से सेम हम लोग वही प्रोसेस करेंगे। सुबह 1:15 तक का टाइम निकाल लेंगे, ये 12 घंटा हो गया, क्योंकि ये हमारा पीएम में है, ये हमारा एएम में हो गया। 1:15 से 1:15 का टाइम हो गया 12 घंटा। अब 7:30 बजे पहुंची, तो 7:30 से हम लोग टाइम निकाल लेंगे 1:15 तक का। 1:15 से 7:30 का टाइम, तो ये 15 घंटा हो गया। 7 में से 1 गया 6, यानी 6 घंटा 15 मिनट, तो 12, 6, 18, 18 घंटा 15 मिनट। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत सिंपल, 13:15 से 1:15 यानी हम लोगों ने यहाँ पे 12 घंटा निकाल लिया। फिर 7:30 में से 1:15 घटाया, 6:15 हो गया। 12 और 6, 18, 15 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की है, यानी 1/2 सेंटीमीटर बराबर है 200 किलोमीटर के। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 × 200 यानी 400 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू वैल्यू अभी 400 किलोमीटर है। यदि भूमि पर 2 नगर 1800 किलोमीटर की उस दूरी पर स्थित है, तो दूरी क्या होगी मानचित्र पर? तो सिंपली डिवाइड कर देंगे। बहुत बार हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। 1800 को 400 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0, 4 से 18 को करेंगे तो 4.5 आ जाएगा, यानी 4.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपली हम लोग 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद जितना भी पूछा जाएगा उसको डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सेब 120 रुपये प्रति किलो है, आम 80 रुपये प्रति किलो है। तो संगीता ने 7/2 किलोग्राम सेब, 7/2 किलोग्राम सेब, यानी 1 किलोग्राम की 120, तो 120 से गुणा कर देंगे। 2, 60, यानी 420 रुपये के उसने सेब खरीदे। उसके बाद 9/4 किलोग्राम आम, तो आम है 80 × 9/4, 4 दूनी 20, यानी 180 रुपये का उसने आम खरीदा। दुकानदार को 500 का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे? तो यहाँ पर 500 की जगह पे आप लोग 1000 कर लीजिएगा। 1000 का नोट दिया, तो 420 और 180 जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0, 0, 0, 8, 2, 10, 4, 1, 5, 1, 6। तो 600 रुपये उसने जो है खर्च किए। 1000 का नोट था, तो 1000 में 600 जाएगा, तो 400 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन में पीवाईपी में पूछा गया है, तो वहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया है, या तो यहाँ पर कुछ वैल्यू अलग होगी, या फिर यहाँ पर 1000 का नोट होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर होगा 400। हम लोग सिंपली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। कौन सही नहीं है? एक घनाभ के फलक 6 होते हैं, बिल्कुल सही है। 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर होता, सही है। 0.10 और 0.1 समान है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके आगे हम कितना भी जीरो लगाएं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 56.7 किलोग्राम, तो यही गलत हो जाएगा, क्योंकि 56.7 किलोग्राम की 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 56700। तो क्योंकि एक अंक डाल है तो एक जीरो कटेगा, तो 2 जीरो हमारे ऐड हो जाएंगे, यानी यही अलग गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 10,000, 10,000, फिर 10,100, 10,100, फिर 10 इकाई, तो ये 0, 1, 0, 1, 1, यानी 11,010 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 10,000 कह रहा है, तो 10 × 1000, 10,100 यानी 10 × 100, 10 सबको ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। माचिस की तीलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न को पहचानिए। एक त्रिभुज 3 तीलियां, 2 त्रिभुज 5 तीलियां, 3 त्रिभुज 7 तीलियां, यानी पहले 3 तीली, फिर 5, फिर 7, इसी तरीके से 2 2 का गैप हो रहा है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग एक फार्मूला लगाते हैं 2n+1। तो 2 × n कितना, 10 त्रिभुज कह रहा है। पहले एक त्रिभुज बना, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से बना, और तीलियां 3, 5, 7 थी, तो 2n+1 लगाएंगे। n यानी 10 त्रिभुज बनाने हैं, 10 + 1, 20 + 1 यानी 21 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बस फार्मूला याद रखिए, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट है 11/4 किलोग्राम चीनी से 1/4 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये 11/2 केजी है। तो 11/2 केजी से 1/4 यानी 1/4 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 11/2 गुणे 4/1, 2 दूनी 4 यानी 22 पैकेट। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। 11/4 भी रहता तो हम लोग 11/4 को भाग करते 1/4 से, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणे 4, 4 से 4 कट जाता, तब हमारा आंसर होता है 11। यहाँ पर 11/2 आप सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका मैच हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, टंकी में कितना भाग खाली है। यानी 6 मीटर ऊंचाई है उसकी, 9 मीटर ऊंची है, इस तरीके से उसकी ऊंचाई है, 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। यानी इस ऐसे अगर हम लोग कहेंगे तो 6 मीटर तक पानी भरा हुआ है, तो 6 मीटर तक पानी भरा है यहाँ तक। अब कितना खाली है, यानी 3 मीटर खाली है। तो करेक्ट कितना भाग खाली है, तो 3 मीटर खाली है, और टोटल भाग था हमारा 9, यानी 3/9 डिवाइड कर देंगे 1/3, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बाकी हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, केवल ऊंचाई से मतलब है। 9 मीटर ऊंचा है, 6 मीटर तक पानी भरा है, यानी 3 मीटर खाली है, 3 बटे टोटल यानी 1/3 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 12 को 11 से, 13 को 13 से भाग देने पर शेषफल का योग क्या होगा। तो पिछली बार हम लोगों ने ट्रिक से किया था, इस बार बेसिक मेथड से करके देखते हैं। 12 1 1 2, 1 से करेंगे तो ये हो गया 1 1, फिर 1 से करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, फिर 1 उतारा 0, फिर 2 उतारा तो एक बार में, यानी यहाँ से आ गया 1 शेष। अब 13 को करेंगे, 13 से करेंगे 13 2 2 3 को, तो एक बार में 13 कैंसिल हो गया, 2 उतारा ना जाने का 0, फिर उतारा 2, एक बार में 13 9 3, तो 13 7 91, तो ये हो गया 2, तो 2 शेषफल आ गया। अब इनका योग पूछा है, यानी एक शेषफल और 2 शेषफल का योग 2 1 3, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपली भाग करना है, भाग के बाद में जो शेष आएगा उनको ऐड कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। एक चतुर्भुज के कोण 3 5 7 9 के अनुपात में सबसे छोटा और सबसे बड़े कोण का योग ज्ञात कीजिए। तो पहला मान लेते 3x, फिर 5x, फिर 7x, फिर 9x। चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री के बराबर। तो 9 7 16 5 21 और 3 24x बराबर हो जाएगा 360 के। तो पहले हम लोग 12 से काट देंगे, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 से काट देंगे 15, तो x बराबर आ गया 15 डिग्री। अब कह रहा है सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग। सबसे छोटा है 3x, सबसे बड़ा है 9x, यानी टोटल हो गया 12x। 3x और 9x को जोड़ा तो 12 गुणे 15, 12 और 15 की गुणा करेंगे 180 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सिंपली हमने जोड़ दिया, 12x हो गया, x की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, गुणा कर दिया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। न्यूमैन के त्रुटि विश्लेषण के 5 चरणों का सही क्रम क्या है। तो न्यूमैन के जो विश्लेषण बताने, उनमें सबसे पहला हमारा आता है प्रश्न को पढ़ना। तो प्रश्न को पढ़ना आ जाएगा 1 नंबर पे, फिर आता है प्रश्न को समझना, उसके बाद आ जाएगा 4, फिर आता है गणितीय चिन्हों का रूपांतरण, 4 के बाद आ जाएगा 5, फिर आता है उसके बाद में गणितीय कार्य करना 2, और उसके बाद में आता है लास्ट में उत्तर को प्रतिपादित करना, यानी 3। 1 4 5 2 3, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो न्यूमैन का इसको याद रखना आप लोगों को क्रम, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना, उसके बाद प्रश्न को समझना, फिर गणितीय चिन्हों में रूपांतरण करना, उसके बाद में गणितीय कार्य करना, और लास्ट में उत्तर को प्रतिपादित करना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। एनसीएफ 2005 के अनुसार आकार और स्थान के शिक्षण के उद्देश्य है। तो आकार और स्थान जो है वो होता है स्थानिक विवेचन। स्थान से ही आप लोग समझ जाएंगे, स्थानिक विवेचन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोरंजक समय बिताना निगेटिव है, ज्यामितीय शब्दावली रटना निगेटिव है, गणना को तेज करना ये भी निगेटिव है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। कक्षा में शून्य की संकल्पना का परिचय देने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है। तो शून्य की संकल्पना के लिए सबसे पहले बच्चे को खाली डिब्बा दिखाएंगे, यानी मूर्त रूप से उसको ज्ञान देंगे, और पूछेंगे इसमें क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक के लिए सबसे सही हो जाएगा। 5 - 5 ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग नहीं सिखाएंगे प्राइमरी के बच्चों को संख्या चार्ट का प्रयोग, तो ये भी गलत हो गया। शून्य की परिभाषा याद कराना ये भी निगेटिव हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। पहले मूर्त रूप से उसे खाली डिब्बा दिखाएंगे और उससे पूछेंगे इसमें क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। गणित में भय और असफलता का एक बड़ा कारण है। तो हमारी गणितीय भाषा, तो ये गलत है। जेंडर भी गलत है, नेगेटिव है। अब इन दो में हमेशा कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन सीटेट के हिसाब से सी वाला ऑप्शन हमेशा सही माना जाता है, प्रतीकात्मक संकेत। क्योंकि गणित में प्लस माइनस या इस टाइप से थीटा या इस टाइप से बहुत सारे सिंबॉलिक जो रहते हैं, उसी वजह से उनमें एक डर का कारण बनता है। तो ऑप्शन सी जो है सीटेट के द्वारा सही, सीबीएसई के द्वारा सही माना जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य
नहीं है। अब यहाँ पे हमें बताना कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये हो जाएगा यह केवल उच्च गणित के लिए है, तो यही गलत हो जाएगा क्योंकि मैपिंग जो है वो प्राइमरी और उच्च दोनों के लिए है। और यहाँ पे लिखा है केवल, केवल से ही आप समझ जाएंगे कि ये नेगेटिव है, ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। स्थानिक चिंतन को बढ़ावा देता, सही है। अनुपातिक सोच को बढ़ावा देता, सही है। गणित का पाठ्यक्रम का भाग है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। बच्चे वातावरण में वस्तु को विभक्ते और फिसलते हुए देखते हैं। कक्षा 2 के पाठ्यक्रम में इस तरह के उदाहरण देने का उद्देश्य क्या है? तो जो लुढ़कते फिसलते हैं उनका उद्देश्य देने का मतलब है बच्चों को 3D आकृतियों के गुणों को समझने में सहायता करना। यानी जो 3D आकृतियां हैं, जो हम लोग मूर्त रूप से उसको समझाएंगे तो उसको सीखने में समझने में सहायता होगी। अनुशासन रखना गलत हो जाएगा, कहानी सुनाना गलत हो जाएगा, 2D आकृति को पढ़ाना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तक में इबारती सवाल यानी जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं क्यों शामिल किए जाते हैं? तो जो इबारती सवाल होते हैं उनको शामिल करने का सबसे बड़ा कारण होता है गणितीय समस्याओं को दैनिक जीवन से जोड़ने के लिए। जो दैनिक जीवन से जोड़ने के लिए ये हमारा पॉजिटिव है, ये सही हो जाएगा। बुद्धिमत्ता जांचना नेगेटिव टैग वर्ड है, गलत हो जाएगा। प्रश्न पत्र में कठिन बनाने के लिए नेगेटिव टैग वर्ड है। केवल शब्द आ गया यानी नेगेटिव है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। लिखित में से कौन सा रचनावादी कक्षा कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम का लक्षण है? यानी रचनावादी के बारे में हम लोगों को बताना है। तो रचनावादी जो होता है वो हमारा बच्चे समूह में चर्चा करें और शिक्षक सुगम करता है, यानी फैसिलेटर का उसमें रोल करें। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। शिक्षक शाम पट पर उत्तर लिख रहा है, ये गलत है। बच्चे शांत बैठे हैं, गलत है बिल्कुल। शिक्षक दंड का प्रयोग कर रहा है, निगेटिव है। यानी समूह में चर्चा कर रहा है और शिक्षक उसमें उनकी हेल्प कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। डॉट पेपर का उपयोग करके क्या नहीं पढ़ाया जा सकता? जो डॉट पेपर होते हैं उनसे उपयोग करके कौन सी चीज़ हम लोग नहीं पढ़ा सकते? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, आयतन। क्योंकि आयतन जो है वो 2D से हम लोग पढ़ा सकते हैं, 3D के द्वारा उसको नहीं पढ़ा सकते हैं। क्षेत्रफल पढ़ाया जा सकता है, परावर्तन पढ़ाया जा सकता है, सममित। डॉट पेपर से हम लोग आयतन को नहीं पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। गणित की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन गलत है? गणित तार्किक है तो ये सही है। गणित अमूर्त है, बिल्कुल सही है। पदानुक्रमिक है, ये भी सही है। गणित के विचार व्यक्तिपरक हैं तो ये सब्जेक्टिव है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पूछा था कौन गलत है? गणित तर्क पर आधारित होती है, अमूर्त भी होती है और पदानुक्रमिक होती है। ऑप्शन ए बी सी सही है, डी वाला निगेटिव है यानी वो गलत पूछा था। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। 1/2 1/3 को हल करके 2/5 करता है तो त्रुटि क्या दर्शाती है? तो इसका मतलब हो गया उसे एलसीएम की समझ नहीं है, क्योंकि 1/2 और 1/3 को अगर हम वो हल करेंगे तो एलसीएम लेके हल करेंगे, उसने डायरेक्ट जोड़ दिया अंश को अंश से, हर को हर से, यानी उसको एलसीएम की समझ नहीं है। लापरवाह गलत हो जाएगा। भिन्न का ज्ञान नहीं गलत हो जाएगा। मंदबुद्धि है, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 27। वैन हिले के स्तर 2 अनौपचारिक निगमन पर बच्चा क्या कर पाता है? तो ये जो दो स्तर 2 होता है उसमें आकृतियों के बीच में संबंध बनाना शुरू करता है। जो लेवल 0 होता है उसमें मूर्त वस्तुएं तो उनकी पहचान करता है। 2 में आते हैं जो स्तर 2 में आते हैं के बीच में वो संबंध बनाना स्थापित कर देता है। आकृतियाँ जो होती है उनके बीच में देखकर पहचानता है, तो ये तो 0 पे आ जाएगा और बाकी दोनों भी बी वाला है, इसका बिल्कुल सही आ जाएगा। नेक्स्ट है 28। संख्याओं को पढ़ाने का सही क्रम क्या है? जो संख्या पढ़ाई जाती है उनको पढ़ाने का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले संख्या जो है वस्तुओं की गिनती करवाएंगे यानी 2 वाला आ जाएगा। उसके बाद में हम लोग समूह बनवाएंगे यानी 4 आ जाएगा। उसके बाद में हम लोग अंकों को पढ़वाएंगे यानी 3 आ जाएगा और लास्ट में अंक लिखना बताएंगे यानी 1 आ जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, वस्तुओं की जो भी वस्तुएं हैं उनकी गिनती करवाते हैं तो 2 आएगा। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इनका समूह बनवाते हैं, 4 आ जाएगा। उसके बाद में हम लोग अंकों को पढ़वाते हैं और लास्ट में लिखना सिखाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। समावेशी विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधी छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? तो जो भी अलग-अलग प्रकार के टीएलएम हैं या जो संसाधन है उनका प्रयोग करेंगे, तो विशेष शिक्षक के पास भेजकर बिल्कुल गलत है क्योंकि समावेशी विद्यालय की बात कर रहा है। शिक्षा अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों का बिल्कुल सही है, जो वैकल्पिक प्रणाली या साधन है उनका प्रयोग करेंगे। आसान सवाल देकर गलत है। अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है। मूल्यांकन का योगात्मक जो समेटिव असेसमेंट का रूप है, तो समेटिव असेसमेंट होता है वो एकदम लास्ट होता है, टर्म एंड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। फॉर्मेटिव होता है वो लगातार चलता रहता है, कंटिन्यूअस रहता है। और जो समेटिव होता है वो टर्म एंड एग्जाम होते हैं, सत्रांत परीक्षा जिसको हम लोग कहते हैं। ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स ये 30 क्वेश्चन थे जिसमें 15 मैथमेटिकल से 15 पेडागोजिकल थे। सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने वन बाय वन डिस्कस किया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मॉक को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।